है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एकदम शुरू से ध्यान देना है। जब तक इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा आगे का लेक्चर आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। और आज के लेक्चर में हम यूज करने जा रहे हैं पिछले चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट, जिसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाएंगे, बस याद आ जाएगा। और थोड़ा आगे का चीज भी हम जानने जा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्योंकि वो चीज जान जाएंगे तो आज फीलिंग आएगा कि आज के लेक्चर का उद्देश्य है मेरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको डिक्रीज करा देना है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आगे हम लोग को पढ़ना इसी चैप्टर में हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस बढ़ेगा रे, जिसको कंडेंसर बोलते हो, कैपेसिटर बोलते हो। हाँ, वही कंडेंसर है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, है ना, जिसमें एनर्जी स्टोरेज बढ़ाने के लिए कैपेसिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा। आप ही बताइए, ये फार्मूला डिराइव करेंगे U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, जिसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। आराम से एकदम समझिए, पूरा का पूरा तोड़ देंगे। आज के लेक्चर का मेरा उद्देश्य है कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना, तो एनर्जी स्टोरेज इंक्रीज करेगा। बोलो बोलो। इस तरह से कैपेसिटेंस इंक्रीज कराने के बाद जैसे ही हम लोग सोचे, वैसे ही दिमाग में तुरंत एक बात स्ट्राइक किया कि ओ एनर्जी इंक्रीज कराना है, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज कराना है, तो हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दो। तो याद करो, आते हैं, रिकॉल करते हैं, पूरा बात ध्यान दो। देखो बच्चों, ये बात हम बताए हैं आप लोगों को कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, इसको दिमाग में सेट कर लो कि इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। प्लस माइनस इधर डिनोट कर देते हैं, इधर प्लस डिनोट कर देते हैं बच्चों, और इधर माइनस, राइट। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो देखिए, ये है कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं और कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो जैसे ही हम कंडक्टर रहते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आता था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आता था। सोचो जरा सा कि यहाँ पर जितना प्लस चार्ज रहता था कंडक्टर पे, उतना ही माइनस इंड्यूस होता था, उतना ही प्लस, और यहाँ तो माइनस पहले से है। क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिमाग में सेट कर लो कि दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस साइन ऑपोजिट रहता है, दोनों का एरिया सेम रहता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो दिमाग में सेट रखना है कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which area of both plates are same, both are placed parallelly at some distance, and magnitude of charge on both plates are same, but sign is opposite, right? हाँ, तो अब देखिए बच्चों, बस मेरा उद्देश्य है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज कराना और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना। ये बात दिमाग में सेट कर लो, एमबीबीआई पॉइंट करके लिख लो कि आज के लेक्चर का मेरा मेन मोटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज कराना और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना। दोनों फील करेंगे, पहला फील करेंगे फर्स्ट चैप्टर से और दूसरा कॉन्सेप्ट फील करेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज कराने का, भी आगे पढ़ना है उससे, लेकिन आपको सब समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। अब देखिए बच्चों कि कंडक्टर रखते थे तो जितना प्लस था उतना ही माइनस इंड्यूस हुआ था, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की कैपेबिलिटी होती है, बहुत तेजी से मूव करता है। बोलो बोलो, यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की कैपेबिलिटी होती है, तेजी से मूव करता है। तो माइनस है, प्लस के तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो बोलिए, नेगेटिव चार्ज attracted by the positively charged plates and positively charged plate and vice versa, means positive by negative plate। ओके, तो इस तरह से आपको याद होगा कि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उतना ही इंटरनल हो जाता था, क्योंकि इंडक्शन चार्ज का इंडक्शन सेम। अरे यार, प्रॉपर्टी
कंडक्टर का फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं, पिछले लेक्चर में देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0 बोलो। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। उसका क्या कारण है कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from positive charge and terminates to negative charge। ये तो बात क्लियर है। लेकिन कंडक्टर के अंदर यहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, याद है? तो बताइए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव मींस टुवर्ड्स लेफ्ट, और इंडक्शन सेम चार्ज का हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो बताइए क्या होगा, इंडक्शन सेम चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों एक दूसरे को नेगलिफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा, एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्योंकि एक्सटर्नल भी उतना ही था आगे और इंटरनल उतना ही था पीछे, दोनों कैंसिल कर दिया। लेकिन जब हम कंडक्टर न रख करके यहाँ पे इंसुलेटर रखेंगे, और बेसिकली हम नॉन पोलर इंसुलेटर रखते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, है ना? आगे आगे आ रहे हैं, वहीं पे लेक्चर समाप्त होगा बच्चों आज का, कि अंदर में हम रखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, और यही काम देगा कैपेसिटर में। मार्वेलस। बस दिमाग में आज के लेक्चर को सेट कर लो कि आज का लेक्चर है मेरा उस कारण से कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज कराना है। याद हो गया होगा, बहुत बार बोल दिया बच्चों, ध्यान से सुनना। तो आइए, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद होगा 0 होता है। ये बात हम पिछले लेक्चर में पहला ही प्रॉपर्टी में बताए थे आपको। अब देखिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कराना है, वो तो वहां से समझ में आएगा आज के लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन पहले ऐसे समझा रहे हैं, यहां पर एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है 1/4πε0 Q/r²। है। और अगर यहीं पे देखो दो चार्जेस रहते थे और दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रहता था, मीडियम नहीं रहता था, पहले मीडियम नहीं है तब हम सोच रहे हैं, चलो पहले यहाँ पे Q1 और Q2 चार्जेस हैं, r डिस्टेंस है, तो फोर्स लगता था वैक्यूम में या एयर में 1/4πε0 Q1 Q2/r²। याद कीजिए। लेकिन यहां पर अगर एयर रहता था, वैक्यूम रहता था, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आगे आएगा मैग्नेटिज्म में रहेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वहां μr इक्वल टू μ/μ0 होगा, ठीक ना। लेकिन चलिए वो सब बातें बाद में करेंगे हम लोग जब वहां पे आएगा। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज, दिस इज रिलेटिव, अरे डिफाइन करवाया पिछले फर्स्ट चैप्टर में, कोरोना के प्रभाव के कारण एक हमको पढ़ाना पड़ रहा है, बाबू जहां तक पढ़ाई हुआ था क्लासरूम में वहां से पढ़ा रहे हैं घर से ही, लेकिन स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो जो बच्चियां सब लोग, बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन अभी क्लास में जहां तक मैंने डिस्कस किया है मैं वहां से चल रहा हूं, आप आराम से इसके बाद से पढ़ सकते हैं, जहां तक मैंने पढ़ाया, जहां से मैंने स्टार्ट किया है वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, राइट। तो रिलेटिव परमिटिविटी सब समझ में आएगा बच्चों, इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, permittivity of medium by permittivity of free space, permittivity PRMI/TIVITY
तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अंडरस्टूड? तो ये डिफिनेशन था रिलेटिव परमिटिविटी का कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से आ गया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जहां पे फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता था। हाँ, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए भी अप्रॉक्स 1 से थोड़ा ज्यादा स्लाइटली ग्रेटर, लेकिन हम उसको 1 ही मान के चलते हैं। और जब कोई मीडियम आ जाए बच्चों, मान लिया जाए कि अब दो चार्जेस हैं और दोनों के बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ गया, इंसुलेटिंग, क्योंकि कंडक्टर का याद करो, कंडक्टर का रिलेटिव परमिटिविटी मेटालिक कंडक्टर का इन्फिनिटी होता है। तो जैसे ही हम इन्फिनिटी रखेंगे तो कैसे जीरो आएगा, सो देखो एफ इक्वल टू मीडियम में सब डिराइव करवाया हुआ है क्लास में बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब बताइए मीडियम के लिए क्या फ्री स्पेस है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जब कोई मीडियम आ गया बीच में तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बताइए यहां से क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए यहां से आ गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब कंडक्टर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, है ना, क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मेटालिक कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या, 1/0, 0 ऊपर जाएगा, फोर्स 0, फोर्स 0 F इक्वल टू QV, फील्ड भी 0। जब कंडक्टर बीच में रखेंगे तो कोई फोर्स दो चार्जेस के बीच में नहीं लगता है, नहीं लगता है। वाह क्या बात है, ध्यान देना बच्चों। जब बीच में कंडक्टर रखेंगे तो कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी मतलब 1/0, 0 ऊपर जाएगा, 4 0 आएगा। ये सब समझाया हुआ है क्लास में, लेकिन वही चीज चूंकि उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए हम वही चीज फिर से आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, कि आपको इंट्रोडक्शन के रूप में ये आ जाए, जो कैपेसिटर में बहुत ज्यादा काम दे। ठीक है ना, तो देखिए यहां से एप्सिलॉन आर आ गया। बताइए जब फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम है, बीच में नहीं है, वैक्यूम या एयर है या फ्री स्पेस जो भी कहें, एयर और फ्री स्पेस का सेम होता है प्रॉक्स वैल्यू, फ्री स्पेस का 1 और एयर का 1 से स्लाइटली ग्रेटर, जिसको हम प्रॉक्स 1 ही मानते हैं। तो बताइए कि जब कोई मीडियम अगर आ जाएगा, यहाँ पे Q है, पॉइंट P है, R डिस्टेंस पे कोई बीच में मीडियम आ गया, इंसुलेटिंग मीडियम, तो क्या आ जाएगा, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी जानते हैं। तो एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन की जगह क्या रख दें, अगर फ्री स्पेस है बीच में तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी, अगर मीडियम आ गया तो मीडियम का परमिटिविटी, और मीडियम का परमिटिविटी हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो बोलो बच्चों इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q बाई आर स्क्वायर। अब बताइए कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिनिमम 1 होता है या 1 से ज्यादा होता है, कंडक्टर का इन्फिनिटी होता है, तो बाकी जो मटेरियल्स होंगे उसका 1 और इन्फिनिटी के बीच होगा, यानी कि इसका वैल्यू 5, 10, 50, 10, 50, 100 कुछ भी ले लो। तो अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। कितना बढ़िया बात है, ध्यान से समझना, प्यार से आराम से समझा रहे कि आगे तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। आज के लेक्चर का मेरा मेन मोटिव है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज करा दो। बोलो बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज कराना है, यानी कि वहां पे कोई मटेरियल आ दिए इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम आजकल डाइलेक्ट्रिक कहते हैं बाबू। यही आपका हो जाएगा, एक नए नाम के रूप में जाना जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफाइन करेंगे आगे अगले लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बताइए एप्सिलॉन आर जो है, अब हम लोग उसको कहते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है ना। अब सोचो बच्चों,
अगर कोई फ्री स्पेस रहेगा बीच में, ध्यान से लास्ट रिपीटेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक तो बात सीख लिए कि हम अगर बीच में मीडियम डाल देंगे, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, माइंड इट, इंसुलेटर को ही डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल डालते हैं, पूरा फिल कर देते कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो क्या हो जाता रे? अरे बोलो रे। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। कंडक्टर रहता तो इंफिनिटी हो जाता, कंडक्टर रहता तो ये इंफिनिटी, तो फोर्स जीरो, फील्ड जीरो। अरे वाह रे वाह, बड़ा अजीब बात है सर। सोचो, यानी कि कंडक्टर से फील्ड लाइन पास नहीं करते, ये भी बात पता चल जाता। बहुत तरह से सीखो बच्चों। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। यहां से भी पता चला कि कंडक्टर का, मेटालिक कंडक्टर का ये इंफिनिटी है रिलेटिव परमिटिविटी। इंफिनिटी मतलब 1/0, जीरो ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई इंसुलेटर लेंगे तो मीडियम आ जाएगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और फ्री स्पेस तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर क्यू/r²। अब बताओ बच्चों कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब कि जब रिलेटिव परमिटिविटी को डिक्रीज कर देंगे हम लोग, इंक्रीज कर देंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी अगर इंसुलेटर लाएंगे, जितना बढ़िया से बढ़िया इंसुलेटर लाओ, जितना ही अच्छा से अच्छा इंसुलेटर लाओ, एक लाइन में सेट कर लो माइंड में कि रिलेटिव परमिटिविटी को इंक्रीज होगा उसका वैल्यू, क्योंकि जितना बढ़िया से बढ़िया इंसुलेटर लाओगे, जैसे बढ़िया से बढ़िया क्यों बोल रहे हैं, दो तरह के हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से सुनते जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए बच्चों, पेन एंड नोटबुक, आराम से समझते जाइए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ाया आपको, ये सब बात बताए हैं। फोर्स, जो फोर्स का हाल है वही 4 से डिवाइड कर देंगे, फील्ड आ जाएगा। यहाँ ये सब बताए हैं, फोर्स 4 से डिवाइड फील्ड, बिकॉज फोर्स डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज, बट फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। तो बताइए, फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। तो बताइए कि अगर हम जितना बढ़िया से बढ़िया इंसुलेटर का मतलब क्या कि नॉन पोलर और पोलर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, तो हम लोग बेसिकली लेके चलते हैं आगे नॉन पोलर को। नॉन पोलर जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, है ना। चलो आएंगे थोड़ा देर में उस पे। आज के डिफिनेशन में पढ़ना है हम लोगों को पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देखा जाए टुकड़ों ध्यान से, अगर जितना ही ज्यादा इंसुलेटिंग रहेगा उतना ही एप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। एक बात तो यहां से हम सीख लिए, जो लास्ट में यही चीज हम समझाएंगे फिगर से कि सच में सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है है ना। तो आज हम लोग को पढ़ना जो टॉपिक है उसके लिए पहले हम तुमको समझा दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, एक स्टाइल में बता दिए, एक और स्टाइल में आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। और कैपेसिटर कैसे इंक्रीज करेगा पहले इसको लिख लीजिए, ऐसे ही रफली लिख लो साइड में कहीं। अब इंट्रोडक्शन बाबू, उसी रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों ध्यान से सुनो। अब जैसे नहीं होता है कि जो हमको टॉपिक पढ़ना है उसके लिए हम बेस तैयार कर रहे हैं, भले ही आगे का चीज है, कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं, जो आगे पूरा डिराइव करेंगे एक लाइन से, एकदम अच्छे से डिराइव करते करते वहां तक पहुंचेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तक, कि जब बीच में कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच अगर कोई मीडियम नहीं रहेगा, फ्री स्पेस रहेगा, तो फॉर्मूला होता है C = एप्सिलॉन नॉट A/D, और अगर कोई मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन A/D, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, मीडियम तो एप्सिलॉन, फ्री स्पेस तो एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे A और D क्या है,
एकदम आराम से सुनते रहिए बाबू, पूरा का पूरा लास्ट तक लेक्चर सुनिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पानी पानी हो जाएगा। थोड़ा सा देखोगे, बंद कर दोगे, खत्म, नहीं हो जाएगा ना, नहीं समझ में। ध्यान से सुना हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कैपेसिटेंस को, आज की क्लास का मेरा मेन मोटिव है कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करो, अभी देखा, एक और प्रोसेस चलेंगे, लास्ट होगा क्लास लेक्चर उसी पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो आगे के लेक्चर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पानी पानी हो जाएगा। कभी भी इस चीज में फिर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि अगर बीच में प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है और एरिया ऑफ प्लेट्स जो है वो a है, तो कैपेसिटेंस जो होता है एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अभी ला के दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ इतना लिख देते हैं हम, लेकिन आप कहते कि सर कैसे ऐसे लिख दिए सर, है ना। हाँ, और अगर इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिए बीच में, तो देखो बच्चों, जो कंडेंसर आप देखते हैं फैन में लगा हुआ, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो आप फैन में लगा हुआ देखते हैं, है ना, तो उसमें देखते होंगे कि एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कोई रहता है ना, उस कंडेंसर है जिसको तुम कंडेंसर कहते हो, दैट्स द कैपेसिटर विच स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Or when dielectric medium is present between the plates of capacitor, then storage of energy be increased, because when we insert the dielectric medium between the plates of the capacitor, then its capacitance be increased, and we know that the formula of energy stored between the plates of capacitor is half CV square. Then we get that when capacitance be increased, then energy storage also be increased. बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ, तो बताओ बच्चों कि यहां से हमको ये फॉर्मूला हम आगे डिराइव करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे तो ये और फिर बीच में टी थिकनेस का एक हम मटेरियल डालेंगे। एक स्टेज में बताएंगे आपको इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे टी थिकनेस का, और एक कंडीशन में बताएंगे आपको कि कंडक्टिंग मटेरियल टी थिकनेस का इंसर्ट करेंगे। देखना ना भी क्या क्या होगा। लेकिन हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, पहले हम इस कॉन्सेप्ट का जिक्र कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए कि अगर बीच में कोई मीडियम नहीं रहेगा, फ्री स्पेस रहेगा, तो फॉर्मूला होगा C = एप्सिलॉन नॉट A by D, where A is the area of parallel plates and D is the distance between both plates. Mind it. अब देखो बच्चों, अरे समझ में ना, बस अभी बस इतना समझो कि एरिया A है और D डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का। अभी कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको समझ में आए कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होगा। अब जैसे ही हम बीच में एक मीडियम, जैसे प्लस को इधर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। प्लस माइनस, यहाँ पे ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसी एप्सिलॉन r को हम K कहते हैं बाबू। रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि वही एप्सिलॉन r के जगह K लिखेंगे, लेकिन वहां K इसलिए नहीं लिखते थे कि आप लोग कंफ्यूज होने लगते थे, लेकिन थोड़ा सा हम समझा चुके थे कि ये K है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मीडियम एयर या फ्री स्पेस रहेगा तो, वैक्यूम रहेगा तो, इसीलिए हम वहां पे ज्यादा उसका जिक्र नहीं करते थे। लेकिन एक बार जिक्र तो बहुत बार किए हैं, लेकिन बोले हैं कि ये कांस्टेंट और वो कांस्टेंट में फर्क है बाबू, डिफरेंस है। वहां पे होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, उसी को कहते हैं। अंडरस्टूड? तो देखो बच्चों, बस एकदम आराम से सुनते जाओ, लास्ट तक लेक्चर एकदम पूरा का पूरा देखो, पानी पानी हो जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान से सुनिए। अभी हम बस बेसिक चीज, जो आगे का चीज है जिसको हम समझाएंगे अभी, लेकिन आगे का चीज इसलिए बता रहे हैं कि बस मेरा आज के लेक्चर का उद्देश्य है, मेन मेरा मोटिव है फॉर दिस लेक्चर टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बस इसी के चारों तरफ आज हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पे जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम
जितना ही इंसुलेटर रहेगा, एप्सिलॉन आर को के भी लिख सकते हैं बाबू। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, अगर हम बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। आज का लास्ट लेक्चर, लास्ट में आज जो लेक्चर होगा लास्ट, उसमें यही चीज सीखेंगे कि अगर हम लोग कोई इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेट्स के बीच इंसर्ट कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। अभी ला के थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। अरे बोलो बोलो, ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करेंगे, स्लैब मींस टुकड़ा होता है, तो जैसे ही वो टुकड़ा इंसर्ट किया जाएगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा तो वहां से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया। एक तरह से और समझाएं, यहाँ पे अभी समझा चुके हैं कि अगर मीडियम डाल दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। और जैसे ही हम लोग अभी डिराइव करेंगे तो पता चलेगा, ये आगे पढ़ना है, बस खाली रफली शॉर्ट में हम समझा देंगे आपको, पूरा का पूरा काम कर देंगे, लेकिन डेरिवेशन आगे पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो बताइए कि यहां से अगर हम ये एक्सप्रेशन ला देंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सर के इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। यही मेरा मेन मोटिव है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना। ठीक है ना। आप सोचेंगे ना सर एरिया इंक्रीज करा दीजिए, बात करते हैं। एरिया इंक्रीज कराइए, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस डिक्रीज कीजिए, डिस्टेंस हम यहां पे रखे थे, एकदम ला करके यहां खड़ा कर दिया और एरिया बढ़ा दिया। अरे मेरे भाई, एरिया एक सर्टेन लिमिट तक ना बढ़ाओगे बाबू, कि जितना मन उतना बढ़ा दोगे, तो एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाया जाएगा। एरिया एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाया जाएगा, सही बात है। हाँ। और बीच का डिस्टेंस भी एक सर्टेन लिमिट तक कम किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। हाँ। क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। हमको चाहिए था, मान लो कैपेसिटेंस चाहिए था हमको 10 मिली फैराड, और हम एक सर्टेन लिमिट, जितना भी मैक्सिमम हो सका एरिया बढ़ाने का सिचुएशन और जितना डिस्टेंस कम करने का सिचुएशन, उतना हम कर दिए, तब मेरा कैपेसिटेंस आया 8 मिली फैराड। जा लाना है 10 मिली फैराड और आ रहा है 8 मिली फैराड, फंस गए। ठाकुर तो गियो, है ना। और सोचो बच्चों कि हमको चाहिए कैपेसिटेंस 10 मिली फैराड। पहले आज के लेक्चर का मेन मोटिव बार बार बोल रहे हैं कि हमको कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना है, लेकिन सब कुछ सोचते हुए अब सोचो बच्चों कि हम कितना भी एरिया बढ़ा दिए एक सर्टेन लिमिट तक, कितना भी डिस्टेंस कम कर दिए एक सर्टेन लिमिट तक, अप टू सर्टेन लिमिट, तो बताइए कि हमको 8 आया, कैपेसिटेंस चाहिए 10। अब तो फंस गए, अब करे तो क्या करें। तो बहुत फायदा है बाबू, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दो तो बहुत फायदा करेगा। अब तो डिस्टेंस भी ज्यादा कर दोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि इसका मटेरियल का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, 1 से तो ज्यादा ही होगा। अब डायरेक्ट अगर 2 होगा तो डबल बढ़ गया, 3 होगा तो 3 टाइम्स बढ़ गया, के का वैल्यू 3 तो 3 टाइम्स बढ़ गया। वाह 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 वाह, समझो। तो बताओ बच्चों कि जो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कराना है उससे और फायदा है। प्लेट जो है, प्लेट्स, ये प्लेट्स जो आप देख रहे हैं, बीच के प्लेट्स दोनों और बीच का गैप जो है, तो प्लेट्स अनबैलेंस भी हो सकते थे, है ना। अरे बीच का गैप बहुत कम है, प्लेट्स अनबैलेंस भी हो सकते हैं, कैपेसिटर सही से नहीं भी बन सकता है, लेकिन बीच में हम मटेरियल डाल दिए तो सपोर्ट भी मिल गया, मिल गया। जैसे देखो ये है, ये जो आप देख रहे हैं डायरी, ये समझिए कि ये कंडक्टिंग प्लेट है और एक ये कंडक्टिंग प्लेट है, और दोनों के बीच में मटेरियल है, जो पेजेस हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा, इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जैसा बिहेव कर रहा है। ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये है निगेटिवली चार्ज प्लेट, और ये जो बीच का पेजेस देख रहे हैं वो बिहेव कर रहे हैं, अरे पेजेस आर इंसुलेटर, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जैसा बिहेव कर रहा है। ओके, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, सपोर्ट भी मिल गया दोनों प्लेट्स को, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर गया। वाह वाह, बहुत फायदा हो रहा है। बात समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं। ये सब पे आएंगे बच्चों, लेकिन आज मेरा मेन मोटिव है कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज करना। अब आते हैं थोड़ा इस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं जी, तो जल्दी से, मतलब आगे का चीज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस लेक्चर से यही चीज जरूरी है बताना पहले बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्यों। तो पहले ये जानो कि हम ये पढ़ रहे हैं तो किस लिए, ठीक है ना। तो आइए, आपको ये बात याद होगा, मैंने आगे का लेक्चर में भी आराम होगा आज के लेक्चर से। कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे तो आराम होगा आगे के लेक्चर में। ये है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, याद है, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी पे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का 24 नंबर क्वेश्चन, 25 से एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो 24 क्वेश्चन इसी पे है। पूछा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दोनों के बीच और दोनों के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, है ना। तो आपको याद होगा फॉर्मूला, प्लस से अवे होता है फील्ड लाइंस और नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है। तो याद करो, प्लस से अवे याद है प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है, याद आ रहा है। और नेगेटिव के टुवर्ड्स होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मींस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डायरेक्ट कैपेसिटर अब कर दो, कैपेसिटर अब कर दो, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं बच्चों। तो ऐसे प्लेट्स को जब कुछ डिस्टेंस पे पैरेलली रखे जाएं, दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। When one plate is connected with the positive terminal of the battery and another one is connected with the negative terminal of the battery, then this is the parallel plate capacitor. यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, पॉजिटिव से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड किए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया बीच में। अब यहीं पे कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं ना, तो यही हो जाता है उसके लिए एक्सटर्नल। जैसे हम कहीं जाएंगे, है ना, तो हमारे लिए वो कोई एक्सटर्नल ही ना है ना। अब देखो, या हम उसके लिए एक्सटर्नल है, जो भी को, तो उस स्लैब के लिए एक्सटर्नल के जैसा बिहेव करता है। लेकिन अभी वहां पे हम आएंगे अभी देर से, पहले ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया प्लेट्स के बीच, वो आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मिटाते हैं इसको बाबू। कैसे आया समझ रहे हैं, ये बताए हैं क्लास में आपको पहले कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अरे बोलो, ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है ना। अब देखो बाबू, इसके बाद अब हम लोग जान रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहले बाबू देखो, पहले घर का पिलर मजबूत करो, पैलिंग, जो पैलिंग है वो मजबूत रहेंगे तो घर भी मजबूत रहेगा, सेफ आप रहेंगे। अब आप सोचेंगे ना कि सर आप इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं, सर जो टॉपिक आज पढ़ाना है वही पढ़ाइए ना। अरे वो तो पढ़ाएंगे ही, तो डायरेक्ट घर बना दे कि भूकंप आएगा तो उड़ जाओगे, है ना। इसीलिए पहले पैलिंग तैयार कर रहे हैं कि घर कितना भी भूकंप आए एक सर्टेन लिमिट तक, नहीं तो उसके बाद तो कैसा कैसा घर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो एक सर्टेन लिमिट तक का मैं बात कर रहा हूं, तो ये पिलर तैयार कर रहा हूं मैं अभी, और जैसे ये तैयार हो जाएगा तो ले जाइए 5th फ्लोर 6th फ्लोर तक लेके जाते रहिए, नो टेंशन, है ना। तो पहले आज हम इसका जिक्र कर रहे हैं, पिलर का, पैलिंग्स का, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए। अब आते हैं हम, चलिए जब कैपेसिटर का थोड़ा जिक्र हो ही रहा है तो आते हैं, एक स्फीयर है, क्योंकि पहले हम स्फेरिकल कैपेसिटर ही पढ़ेंगे आगे, है ना। तो बताइए कि चार्ज जितना ही ज्यादा दोगे, क्योंकि इसका रेडियस तो फिक्स रहेगा बाबू, इट्स रेडियस इज फिक्स्ड, व्हेन चार्ज बी इंक्रीज्ड देन पोटेंशियल आल्सो बी इंक्रीज्ड। बोलो,
अब आप ही बताइए, ऐसे हम समझते हैं इसको कि एक बाल्टी में पानी गिर रहा है, ओके, पानी गिर रहा है, एक सर्टेन लिमिट तक इसमें पानी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद ओवरफ्लो होने लगेगा वाटर का। समझ में आ रहा होगा? तो जैसे ही हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो बकेट है, उस बकेट में एक सर्टेन लिमिट तक वाटर फिल होगा, उसके बाद ये फ्लो होने लगेगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। उसी तरह से एक सर्टेन लिमिट तक इस पर चार्ज आएगा, उसके बाद डिस्चार्ज होने लगेगा चार्ज सराउंडिंग में। हाँ, या आयोनाइजेशन हम उसको कहते हैं, सराउंडिंग के साथ आयोनाइजेशन होने लगेगा उसका। यानी शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि एक सर्टेन लिमिट के बाद जिस तरह से बकेट में वाटर फिल होकर के ओवरफ्लो होने लगा, जस्ट इन सिमिलर वे वी कैन से दैट वी पुट द चार्ज ऑन द स्फीयर up to certain limit, up to certain value, up to certain magnitude, and after that charges be discharged in the surrounding or its ionization takes place with the surrounding. अब सोचिए कि सराउंडिंग में उसका आयोनाइजेशन लगा, डिस्चार्ज होने लगा, यानी सर्टेन लिमिट तक उस पर चार्ज पुट किया जा सकता है। बोलो, अब बताओ बच्चों, यहां पर ग्रेविटेशनल, आपको याद है वाटर का जब लेवल सेम आता था तो वाटर का फ्लो रुक जाता था। दो बकेट को हम पाइप से कनेक्ट करते थे तो वाटर का फ्लो रुक जाता था। कब? जब वाटर का ग्रेविटेशनल लेवल सेम होता था। तो यहां पर पोटेंशियल एक सर्टेन लिमिट तक हो जाएगा, उसके बाद समझ में आ रहा है ना, उसके बाद ही चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा। एक सर्टेन लिमिट के बाद वाटर, तो सर्टेन लिमिट के बाद चार्ज डिस्चार्ज होने लगा। क्लियर? तो बताइए बच्चों कि चार्ज इंक्रीज करेगा तो भी इंक्रीज करेगा। वी कैन से दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि यहां पे बात आया स्टोरेज का, और आपको बतला दें कि जितना ही ज्यादा चार्ज आएगा उसमें चार्ज के स्टोर करने की कैपेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जैसे ही चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी यानी एनर्जी स्टोर करने की भी कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगी। जितना ही ज्यादा स्टोर करने का कैपेबिलिटी बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा एनर्जी बढ़ रहा है। अब आप समझिए जरा सा कि जितना ही ज्यादा हम लोग एनर्जेटिक चीज लेते रहते हैं, बायो के सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाते होंगे, उतना बायो से मेरा नाता नहीं है, तो बायो के सर पढ़ाते होंगे कि बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन वगैरह वगैरह आप लेते हैं, हम भी लेते हैं, तो एनर्जी बढ़ता है हमारे शरीर का। यानी कि शरीर का जो एनर्जी, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन जो एनर्जी हम लोग का अभी कन्वर्ट हो रहा है ना, मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। समझा रहे ना? तो बताइए कि जो हमारा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वो एनर्जी फिर से अगर हम लोग रिस्टोर कर सके बॉडी में, जस्ट इन अ सिमिलर वे यहां पर भी बात आ रहा है कि जितना ही ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी का स्टोरेज होगा, तो भी इंक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, भी इंक्रीज करेगा। यानी कि जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से अगर कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, जितना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा उतना ही ज्यादा उसका चार्जिंग कैपेबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो बताइए बच्चों कि वहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा करके हम एक C पुट करते हैं कांस्टेंट, विच इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बस अभी थोड़ा सा इस चीज को अभी पढ़ना नहीं है, अभी आगे पढ़ना है एक लेक्चर के बाद, लेकिन अभी इसलिए बता रहे हैं कि तुमको फीलिंग आई ये चीज। बढ़िया? अरे बोलो। तो बताओ बच्चों कि यहां से Q इज प्रोपोर्शनल टू V हुआ, जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, उतना ही चार्ज इंक्रीज करेगा। यानी वही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहां से कांस्टेंट C आता है। बराबर? तो बताओ बच्चों, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर। ओके, अभी बस शॉर्ट में समझा रहे हैं क्योंकि ये चीज अभी पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है, लेकिन हमको ये चीज जानना जरूरी है, इसलिए अभी हम इसको बता रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा। राइट? अब देखिए बाबू, Q इक्वल टू CV। बढ़िया।
अच्छा याद करो तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा वाई, बिकॉज वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट which is two dimensional is charged, then its surface charge density is defined as charge per unit area। तो बताइए कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई, ये हम बहुत बार बताए हैं, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो अब बताओ, यहां से आ जाओ, क्यू इक्वल टू सी भी, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सी इंटू भी। अरे वाह रे वाह, इतना मिटा है बच्चों, क्यू इक्वल टू सी भी आइडिया मिला होगा। अभी आगे इसका पूरा पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझाने के लिए कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है कैसे, वो हम समझा चुके हैं एक मेथड से, जस्ट स्टार्टिंग में। लेकिन यहां पर भी आज लास्ट होगा चैप्टर, तो वहां से भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो जल्दी अब देखो, एक बात और रटने की जरूरत नहीं है, बस याद करवा रहे हैं। E इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं के क्यू बाई आर इंटू 1 बाई आर। यस सर, E इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू 1 बाई आर, तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर को भी लिख देते हैं, तो याद करो V बाई आर। आर यहाँ आर क्या है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, एरिया ऑफ प्लेट ए है, तो आर के जगह डिस्टेंस डी हो जाएगा। बोला बोला, अरे यार आर 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 इज द डिस्टेंस एंड हियर डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज इक्वल टू डी, देन आर इज रिप्लेस्ड बाय डी, देन भी इज इक्वल टू ई डी। अंडरस्टूड? तो बताइए भी की जगह क्या रख दे, ई डी। अब देखो सिग्मा इंटू ए, एकदम आसान लगेगा यार, एकदम चुटकी मोड़ा रहेगा बच्चों। ये चीज हम पहले भी रिपीट किए हैं लेक्चर में ही, वीडियो लेक्चर में ही। एक लाइन से लाइन बाय लाइन वीडियो देखिएगा, अच्छे से सीखना है बाबू। देखो आपको पता है, करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, है ना। इतना आसान नहीं है कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए हो गया, नहीं, अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। अब देखो यहां से आ गया E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर इंटू 1 बाई आर, के क्यू बाई आर इक्वल टू भी इंटू 1 बाई आर। आर इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस यानी आर इज रिप्लेस्ड बाई डी, सो डी इक्वल टू इंटू डी। देखो तो सिग्मा इक्वल टू जानते हो क्यू बाई, ये पहले से जानते हो, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू, अरे वाह रे वाह। सी ई बोलो, ई कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इक्वल टू सी इंटू डी, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी इक्वल टू सी, आ गया सी इक्वल टू, देखो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। कब, व्हेन नो एनी मीडियम इज प्रेजेंट, नो एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देख रहे हो ना, देख रहे हो कैसे बेस तैयार कर रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनते जाओ कि बेस कैसे तैयार किया जा रहा है। तो Q इक्वल टू सी भी, सी भी इक्वल टू इंटू डी, इसको याद ही कर लो एकदम, नहीं भी याद करोगे तो ये है कैसे आया है, रटो मत। लेकिन याद हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन रटने के लिए नहीं बोलेंगे, हाँ कितना रटोगे यार, बहुत कुछ पढ़ना है। अब देखो V इक्वल टू ई डी, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सब कुछ तो डिराइव किया आपके सामने बाबू। तो बताइए सिग्मा इंटू ए, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां से आ गया, जब मीडियम बीच में नहीं है, बस फ्री स्पेस या वैक्यूम है, तब फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी, और अगर मीडियम आ गया कंप्लीटली फील्ड है तो पार्शियली फील्ड होगा, तो उसका अलग फार्मूला होता है ना। तो कंप्लीटली फील्ड है, सब डिराइव करेंगे, कंप्लीटली फील्ड है तो मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन ए बाई डी, तो एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अरे बोलो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, लेग लाइन और बढ़ा देते हैं, खुश रहो। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, लाजवाब। तो बताइए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कब, जब फ्री स्पेस है तब, अभी हमने डिराइव किया, अंडरस्टूड। और C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी जब कोई मीडियम है तब,
कंप्लीटली फील्ड। तो उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। आज बताया तो है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन आज भी बताएं इस चीज को। तो बताइए कि सी इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इनटू ए बाई डी, उसी एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। देन वी कैन से दैट इफ के बी इंक्रीज्ड देन कैपेसिटेंस आल्सो बी इंक्रीज्ड। क्लियर हुआ? मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। देख रहे हो ना? यही चीज हम आगे पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज का मेरा क्लास का मेन मोटिव था कि कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होना चाहिए, जो पीछे बता चुके हैं एक मेथड से, और एक मेथड से आज क्लास में लास्ट होगा तो उससे बताएंगे। ओके, तो चलिए लिख लीजिए ऐसे रफली। इसको पूरा लिख करके डिराइव करेंगे एकदम अच्छे से। देखो बच्चों, अच्छे से एकदम इंट्रोडक्शन क्लियर कीजिए, तब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़िएगा, लगेगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन पता चलेगा कि तुम्हारा भी समाप्त हो गया, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक का। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली दो तरह का होता है, नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक मीन्स लाइन, एक लाइन में समझ लो, डाइलेक्ट्रिक मीन्स नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर, राइट? डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहला हम बात करते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मीन्स समझ लो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक मीन्स एक लाइन में समझ लीजिए, डाई इलेक्ट्रिक, बार बार बोले हैं आज, बहुत बार बोल दिए। डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। सेट हो गया माइंड में? तो वो इंसुलेटर भी दो तरह का होता है, डाइलेक्ट्रिक दो तरह का, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और सेकंड नंबर पोलर डाइलेक्ट्रिक। और हम लोग ज्यादा यूज करेंगे नॉन पोलर का। जब पोलराइजेशन करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स मींस डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक, तो हम लोग नॉन पोलर को हम पोलराइज करेंगे। क्यों? नॉन पोलर को पोलराइज करने का मतलब ये है बच्चों, पहले ध्यान से सुनते जाइए मेरा बात, पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर नॉन पोलर है यानी उसमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुआ है स्टार्टिंग में, मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, है ना? डिफाइन कर रहे हैं, तुरंत डिफाइन कर रहे हैं। तो क्यों इसी को? क्योंकि जितना ही ज्यादा इंसुलेटिंग रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराने के लिए। माइंड इट, जितना ही ज्यादा इंसुलेटर रहेगा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराने के लिए। इसीलिए बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है कि इंसुलेटर को, और वो भी नॉन पोलर इंसुलेटर को या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं और उसको पोलराइज कराते हैं। क्लियर? तो आते हैं हम लोग नॉन पोलर पे। डाइलेक्ट्रिक मींस एक लाइन में समझ लो इंसुलेटर। तो जल्दी लिख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग टू टाइप्स, one of them is non-polar and another one is polar। तो non-polar मॉलिक्यूल से non-polar डाइलेक्ट्रिक बनेगा और पोलर मॉलिक्यूल आइटम से पोलर डाइलेक्ट्रिक बनेगा। तो आइए दोनों को क्लियर करते हैं बच्चों। नॉन पोलर dielectric, it is that type of dielectric in which positive charges or center of positive charges and negative charges are same in its molecular atom, or also we can say that center or center of mass of positive charges and negative charges are same, or we can say that
center of mass of positive charge and center of mass of negative charge are at a same position is known as non-polar dielectric. non-polar means polarity नहीं है। तो बताइए बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब। ये बातें जो हो रही है, अरे बाहर से फील्ड अप्लाई करेंगे, वो बात तो बाद में आया। जनरली मीन्स एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं है। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन अपने स्टाइल में जैसे भी लिखें कि इट इज that type of dielectrics in which सेंटर भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं, in which सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and center of negative charges are same in its molecules and atoms. It is that type of dielectrics in which center of positive charges and center of negative charges are same. पूरा याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, रटना नहीं है। हाँ, charges are same in its molecules and atoms is called non-polar dielectrics. डाइइलेक्ट्रिक्स है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड का बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल का बात नहीं कर रहे हैं, बस अभी है तो है, अभी हम कहीं जाने का बात नहीं कर रहे हैं उस केस में। तो बताइए, कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ non-polar dielectrics is zero. एग्जाम्पल में आ गया आपका H2, O2, CO2 etc. यानी इसके डायपोल मोमेंट जो होंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो क्या होंगे? जीरो होंगे। आइए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CO2 CO2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा इसका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का हो 0 0 0। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर हम हाइड्रोजन का बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, सिंगल बॉन्ड। बोलो, किसी दोनों में से किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का ज्यादा का कम नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 0। और भी बता रहे, पूरा पानी करें, ध्यान देना। पहले ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट किया। हाइड्रोजन ड्यूएट कंप्लीट करता है बच्चों, और ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो बताइए 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 8 कंप्लीट, डबल बॉन्ड बन गया। अरे वाह, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डायपोल मोमेंट 0, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0। और अब कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं। कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट किया।
डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, डेवलप होगा भी तो रिजल्टेंट जीरो। माइनस से प्लस की ओर इधर, माइनस से प्लस की ओर इधर, नेगेटिफाई, रिजल्टेंट बिकम जीरो। अब देखो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना एकदम समझना, ध्यान से समझाएंगे पहले। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इक्वल टू जीरो। तो बस ऐसे ही रहेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो बस ये ऐसे रहेंगे। सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव का सेम है, एक साथ समझा रहे हैं, पूरा का पूरा एकदम पानी पानी होगा। और इन प्रेजेंस ऑफ केस 1 केस 2, इसी का पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। लास्ट हो रहा है, लास्ट होगा इसी से, ठीक है ना। याद रखना हम क्या बोले हैं, इसी से लेक्चर लास्ट होगा। क्योंकि नॉन पोलर जितना ही ज्यादा इंसुलेटिंग होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा, जितना ही ज्यादा इंसुलेटिंग होगा उतना ही कैपेसिटेंस इंक्रीज करना आसान होगा। तो आज के लेक्चर का मेरा मेन मोटिव क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज करना, वहीं से लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और पता चलेगा आपको कि सच में सर मटेरियल डालते हैं इंसुलेटिंग तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है, राइट। तो देखिए नॉन पोलर का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो कैसे, थोड़ा सा रुकिए। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 4 3 12, तो 12 यहां भी बना देते हैं। इसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, बार बार बोल रहे हैं बच्चों। ये अभी बना दे रहे हैं भले, लेकिन इसका पूरा डिटेल चलेगा अभी लास्ट तक पढ़ना, एकदम शुरू से लास्ट तक लेक्चर को पढ़ना, तब हमसे कहना कि सर समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ऊपर स्पेस नहीं था इसलिए साइड में लिख दिए बच्चों, यहीं पे लिखते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे लिखते हैं लेकिन नीचे लिख दिए इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, पूरा का पूरा हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए बात कर दिए हैं, जो अभी तुरंत क्लियर करने जा रहे हैं अच्छे से बच्चों कि नॉन पोलर मींस पोलैरिटी जीरो। वो तो एक्सटर्नल फील्ड आए तब ना पोल डेवलप होगा, हाँ एक्सटर्नल कोई आया तब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बस जस्ट के तस वैसे ही होगा। कोई आ गया, कोई हेल्प करने आया, है ना। मान लो कि आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन में क्या स्थितियां हैं, आप देख रहे होंगे गरीब लोग कैसे कैसे है ना परेशान हो रहे हैं। तो वो अपने आप में वैसे ही चलते रहेंगे, रोड पे जाते रहेंगे, कब तक, जब तक कि उनको कोई एक्सटर्नल वैन वगैरह ले जाकर के उन्हें घर तक ना पहुंचा दे। तो जब वैन वगैरह नहीं आया है, कार बसेस नहीं आए हैं, तो उस समय उसका सिचुएशन ऐसा है ना। लेकिन जब फील्ड ला दिए तो ऐसा हो गया। इसी का लास्ट में पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं बच्चों, है ना। अभी बोलेंगे, याद दिलाएंगे कि पोस्टमार्टम किसका करना था लास्ट में, ठीक है। तो देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, it is that type of dielectrics in which center of positive charges and negative charges are same. Center of positive charges and center of negative charges are same in its molecule and atom is called non-polar dielectrics. तो बताइए किसी भी मॉलिक्यूल एटम जो होगा डाइलेक्ट्रिक्स में, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर सेम होगा। देखो तो दोनों का सेंटर सेम है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर जो है वो सेम है, तो ये कहलाएगा नॉन पोलर। नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर जो होता है वो सेम होता है, मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट। कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट, कोइंसाइड मतलब क्या कि एक ही पॉइंट पे है। बोलो बोलो। अब देखो
हाँ कोइंसाइड कर रहा है, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है तब ना पोल में कन्वर्ट हुआ, नहीं तो बेचारा का ऐसे हल क्या है, ऐसे क्या हल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो सेंटर दोनों का सेम, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव एक ही जगह पे, तो जब डिस्टेंस ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा P इक्वल टू होता है क्या, बोलो, P इक्वल टू चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो डिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जीरो, तो P जीरो। अरे वाह सर, बड़ा अच्छा बात है सर, सच में सर, बोलो बोला। तो बताओ बच्चों यहाँ सब क्या सीख रहे हैं, यही चीज सीखने को मिल रहा है कि लास्ट रिपीटेशन, इट इज दैट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेम इन इट्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब वैसा डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल और एटम्स के पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनका सेंटर सेम है, तो उसको हम कहते हैं क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे तो ये सिचुएशन होगा जो लास्ट में बोले हैं कि पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब अब देखो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल वन इलेक्ट्रॉन, तो बताइए दोनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम, पोल डेवलप नहीं होगा, जीरो। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दोनों का सेम, पोल जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो। क्योंकि दोनों का पॉजिटिव निगेटिव का सेंटर सेम है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो, पॉजिटिव निगेटिव का सेंटर सेम है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो, तो जब डिस्टेंस जीरो तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी जीरो। क्लियर हो रहा है ना। अब देखो तो दोनों का सेंटर सेम है कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड इधर है टुवर्ड्स राइट, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू टुवर्ड्स राइट, जो भी हम बोले हैं कि लास्ट में पोस्टमार्टम इसका करेंगे, तो फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और फील्ड के अपोजिट नेगेटिव चार्ज बोले हैं कि इसका पोस्टमार्टम अभी करेंगे आगे। बोलो बोलो, तो बताओ अगर फील्ड नहीं दिए हैं तो पॉजिटिव निगेटिव एक ही जगह पे है, अगर फील्ड नहीं दिया गया है तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेम पोजीशन पे है। बोलो बोलो, लेकिन जब फील्ड दे दिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बताइए फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और फील्ड के अपोजिट नेगेटिव चार्ज, इसका तुरंत पोस्टमार्टम करने जा रहे थोड़ा देर में, क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो दोनों का सेंटर बस याद रखना है कि दोनों का सेंटर सेम होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्लियर हो गया, तो जल्दी लिख लीजिए और इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे बस हो जाएगा पोलर, है ना। जल्दी लिखो बच्चों। हो गया, हो गया। अब देखिए अब बात करेंगे हम लोग सेकंड नंबर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स तुरंत याद आ जाएगा। देखो इट इज सेंटर नहीं सेम होगा, दोनों का सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव का सेम नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर सेम नहीं होगा। तो देखो जब सेंटर सेम होता था तो नॉन पोलर, पोलरिटी नहीं, नॉन पोलर, पोलर नहीं है। लेकिन अब सेंटर सेम नहीं होगा क्योंकि बाबू याद करो जब एनर्जी जैसे ही हम नॉन पोलर हम रखते हैं, नॉन पोलर को ऐसे ही रख दिया जाता है तो थर्मल एनर्जी के कारण, थोड़े टेम्परेचर के कारण भी वो डायपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। पोटेंशियल एनर्जी के कारण भी एनर्जी मिलता है, डायपोल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और थर्मल एनर्जी कहता है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रीअरेंज करता है उसको कि कैसे तुम आप फील्ड के डायरेक्शन में आप कैसे अरेंज हो सकते हैं। लेकिन थर्मल जो है वो क्या करता है कि थर्मल एनर्जी की अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लाओ तो भी वो पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लाओ तो भी उसका पोलर में कन्वर्ट होना आप देखेंगे। कैसे पोलर देखा जाए बच्चों, polar dielectrics, it is that type of dielectrics in which center of positive charges and center of negative charges are different or are not at the same point, है ना, are different in its molecules and atoms is called polar molecule, polar dielectrics।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज नॉन जीरो, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं बच्चों HCl, H2O, etc। अब देखो इसमें पोल डेवलप होगा, देखो फिगर बनाएंगे तो क्लियर होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोग, केमिस्ट्री का एकदम बेसिक सा चीज है, लेकिन अच्छे से बना दिए फिगर। कोवैलेंट बॉन्ड देखिए तो टुकड़ों, दिल के टुकड़ों अच्छे से पढ़ो तब टुकड़ों, नहीं तो मारेंगे। केस नंबर 1, यहां देखो HCl, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और इसका ड्यूएट कंप्लीट हुआ। अब बोलो ये क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और सिंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहां ज्यादा है। ऐसे समझो, NaCl, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दिया क्लोरीन को, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन बन गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस और लिया तो माइनस। तो बताइए इसमें भी कुछ वैसा ही हाल है ना? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उसके तरफ ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा माइनस, और इसके तरफ कम तो डेल्टा प्लस, जस्ट इसी के जैसा। लेकिन इसमें आयनिक बॉन्ड है, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। बोलो बोलो। तो बताओ बच्चों, पार्शियल शिफ्टिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी किसके तरफ? तो क्लोरीन के तरफ। तो डेल्टा माइनस क्लोरीन, अभी तुरंत समझा है कि यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस था और सोडियम पे प्लस था। अरे याद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसी के ग्रुप का ना है सोडियम। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। तो फ्लोरीन के ग्रुप का है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो बताइए कि क्लोरीन पे एक में आयनिक बनाया, उसका भी कंस्ट्रेंट पढ़ाया जाता होगा रीजन की साइज बड़ा होता है, जिसके कारण आराम से इलेक्ट्रॉन हट गया। हाँ, न्यूक्लियस के द्वारा ज्यादा फोर्स पे नहीं अप्लाई हो रहा है, आराम से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया, निकल गया। वो सब कुछ आपको बताया जाता है, फिजिक्स में भी समझाएंगे आगे मॉडर्न फिजिक्स में आपको। तो बताइए यहाँ डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, तो निगेटिव टू पॉजिटिव और सिंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और H2O, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में 1, यही हाल यहां भी। ऐसा तो यहां पर डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस। नेगेटिविटी ज्यादा है उसके तरफ डेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके तरफ डेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। कम होगा तो डेल्टा प्लस, ज्यादा होगा तो जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी होती है तो डेल्टा माइनस या माइनस, और जिस पे देने की कैपेबिलिटी होती है उस पे प्लस। तो बताइए थोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है ट्रांसफर, इसलिए डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। बोला तो बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नीचे हो जाएगा। बोलो दोनों के एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। क्लियर हो गया होगा? अरे बोलो, लेकिन यहां पर क्या होता है ना बच्चों कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सब तो पूरा लिख लिए होंगे आप लोग, आपको हम बोले थे कि लिख लीजिए। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी थर्मल एनर्जी के कारण उसका कुछ पोलराइजेशन होता है। एट रैंडम जैसे वैसे है, कैसे भी है, कुछ भी कैसे भी बना दो, जैसे है ना। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव अरेंज हो जाएंगे, लेकिन कुछ एंगल पे ही, है ना,
अरेंज होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा इंक्लाइनेशन जैसा दिखाई आपको देगा। इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव एक तरफ, निगेटिव एक तरफ, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। यही चीज तो डिटेल में बताने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा। फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। क्लियर हो रहा है बच्चों कि नहीं हो रहा है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा कि दोनों का सेंटर, पॉजिटिव चार्जेस का नेगेटिव चार्जेस का सेंटर सेम नहीं होगा, नहीं होगा। माइंड में सेट हो गया। नॉन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर सेम था, लेकिन पोलर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर सेम नहीं होगा। यहां पर तो पोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका तो पोल के बीच का डिस्टेंस है, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा, यानी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज नॉन जीरो। तो इसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, हम बात करें अभी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एक्सटर्नल आएगा तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा ना बाबू। वो तो एक्सटर्नल फील्ड ला करके हम पॉजिटिव को एक डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, वो तो एक्सटर्नल फील्ड दिए तब ना कॉन्सेप्ट चेंज होगा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो थर्मल एनर्जी के कारण ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस में पोलराइज हो जाता है। क्लियर? तो बताइए कि नॉन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर सेम थे, लेकिन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर सेम नहीं होंगे। याद हो गया होगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर डिफरेंट, इट्स molecules and atoms in its molecules and its, देखिए, it is that type of dielectric in which center of positive charges and center of negative charges are different. पोलर नॉन पोलर में दोनों का सेंटर सेम होता था, लेकिन पोलर में दोनों का सेंटर सेम नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण ये डायपोल में कन्वर्ट हो जाता है, और डायपोल में कन्वर्ट हो गया तो प्लस माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। हम 12 मानते थे डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, जीरो नहीं होगा। तो बताइए बच्चों, ये ट्रेंडम जैसे मन वैसे रहेगा जब फील्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा एक्सटर्नल तब, और जब फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा तो पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो बोलो। और देखो, डेल्टा माइनस क्लोरीन पे और डेल्टा प्लस हाइड्रोजन पे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सब केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कुछ है तो उसके बाइसेक्टर से पास करेगा। बोला बोला। तो इस तरह से नॉन पोलर का हम लोग, पोलर का हम लोग बात किए और नॉन पोलर का बात किए। नॉन पोलर का पूरा पोस्टमार्टम करने के लिए हम बोले हैं, तो जल्दी से लिख लो, याद हो गया होगा जल्दी। अब देखो, अब हम डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन का बात करने जा रहे हैं बच्चों। पहले थ्योरी लिखते हैं तो पूरा समझाते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। एस से भी होता है पोलराइजेशन, जेड से भी होता है। डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन, है ना। तो इतना तक थ्योरी के लिए छोड़ देते हैं स्पेस, फिगर बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, राइट, ज्यादा समझ में आएगा। पहले हमने पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर लिए,
हम बोले हैं नॉन पोलर लेंगे। और स्विच आपको पता होगा कि ओपन स्विच को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी सेल को ऐसे, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी इलेक्ट्रिसिटी। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। तो बताइए स्विच ये है, ओपन स्विच को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज स्विच को ऐसे या ऐसे। तो जब स्विच ओपन है बाबू, तो अभी प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है। बोला अगर ओपन है सर्किट तो प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, यानी हमने एक डाइलेक्ट्रिक को ला लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हैं। जिनका सेंटर सेम है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिख दें, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि जितना ही ज्यादा इंसुलेटर लो, कैपेसिटेंस इंक्रीज कराना उतना ही अच्छा रहेगा। राइट? तो अब ध्यान दीजिए बच्चों कि जैसे ही हम लोग एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का बात की, नॉन पोलर क्या बोले हैं, यहाँ पे लिखे थे, बनाए थे, बोले थे इसका पोस्टमार्टम करेंगे डिटेल में, बोले थे ना। तो चलिए पूरा इसका एकदम हिस्ट्री पलट के रख देते हैं हम लोग। तो उसके बाद का फिगर जो बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा, ऐसे हम फिगर में ऐसे नहीं, जनरली जब हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर्स में डायरेक्ट ऐसे बना देंगे स्लैब, ऐसे डायरेक्ट स्लैब बना देंगे बच्चों। थोड़ा ही डाल लेते हैं बच्चों। तो देखा जाए ज्यादा हो गया ना। चलो देखो तो बच्चों, हम लोग डायरेक्ट ऐसे डाइलेक्ट्रिक बना देंगे। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना देंगे, डाइलेक्ट्रिक डायरेक्ट बना देंगे। लेकिन ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखिए बच्चों, जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, सो देखो। स्विच ऑन करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, मजा आएगा, फील आएगा, फील एकदम कि सच में सर स्लैब डालने से भी बताए हैं पीछे ना कि स्लैब डालेंगे बीच में तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, बता चुके हैं कैसे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, यहां से समझाए थे, मीडियम रखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, अब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने जा रहा है। देखो बच्चों, ये स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, अब देखिए तो क्या होगा। यहां पर जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, व्हेन स्विच बिकम्स ऑन, राइट? तो स्विच को ऑन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स जो हैं उस पे पॉजिटिवली चार्ज इस पे आ जाएंगे और इस पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। बोला अब बताओ, ये प्लस और माइनस, ध्यान देना, प्लस माइनस, तो इस पे चार्ज था प्लस क्यू, इस पे चार्ज था माइनस क्यू, लेकिन पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। तो आप बताइए कि फील्ड, याद करो, ये एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा, ई नॉट मान लेते हैं उसको, ई नॉट, ई जीरो, एक्सटर्नल को आउट, आउट को ई, अरे है उस प्लेट के अंदर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट के अंदर ही है, ई नॉट। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से, इंसर्ट करने से
अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज करने जा रहा है। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज करा दो और कैपेसिटेंस के वैल्यू को इंक्रीज करा दो। और याद है आपको, जब हमने मटेरियल डाला था, बीच में इंसर्ट किया था, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज किया था। इससे पढ़ना आगे है, लेकिन क्यों बता रहे हैं अभी समझ में आ रहा होगा। देखो, कैपेसिटेंस इंक्रीज तो के इंक्रीज तो कैपेसिटेंस इंक्रीज। बोलो बोलो, जब के इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो एनर्जी का स्टोरेज इंक्रीज करेगा। समझना समझना, अगर के इंक्रीज तो सी इंक्रीज। अंडरस्टूड और नॉट? समझ गया होगा। तो बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करा देंगे, एक मेथड से डिक्रीज करा के दिखा दिए, तब यहां से फीलिंग आएगा कि सच में से डिक्रीज कर रहा है। तो देखो, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रखे हैं नॉन पोलर, क्योंकि जितना ही ज्यादा इंसुलेटर रहेगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस को बढ़ाना आसान रहेगा। अब बताइए, स्विच ऑफ है तो कोई चार्ज प्लेट पे नहीं है लेकिन जब स्विच ऑन कर दिए तो बताइए कि स्विच ऑन करेंगे तो प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा। ऐसे ऐसे 3 बनाना है बाबू, बन जाएगा। चलो छोटा छोटा बनाते हैं। ओहो, चलो, होता है होता है। ये जो है वो प्लेट है निगेटिवली चार्ज प्लेट, एकदम फील्ड है बाबू। थोड़ा सा गैप लग रहा है, गैप है नहीं, एकदम फील्ड है कंप्लीटली, राइट। और एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट। तुम आराम से समझिए, जल्दीबाजी में नहीं समझा रहे हैं, स्पीड में करके देख लीजिएगा अगर स्लो लगेगा तो, लेकिन अच्छे से एकदम क्लियर करके समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। ये प्लस, ये माइनस। तो अब देखिएगा कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। ऐसे कितने हैं? 4 हैं। घनों को समझो, सबका सेम साइज है तो देखो, समझने के लिए इतना बनाया है, इतना ही नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे, तो समझने के लिए इतना बनाया है। अब देखो, प्लस वाला प्लस को रिपेल किया तो सब प्लस वाला दूर भाग गया। बोलो, ध्यान देना, 2 तरह से समझा रहे हैं इसको। प्लस वाला प्लस को रिपेल किया, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट किया, एक कारण हो गया। और दूसरा आपको याद होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो प्लस वाला पे फोर्स आगे लगेगा, यानी फील्ड के डायरेक्शन में। बहुत बार बताएं आपको कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और निगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो कब तक डिस्प्लेस होता रहेगा, ये भी बात आता है। तो तब तक डिस्प्लेस होता रहेगा बाबू, माइंड इट, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट तब तक होता रहेगा, तब तक डिस्प्लेसमेंट स्टॉप नहीं होगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल ना हो जाए। और वो रीस्टोरिंग फोर्स लगता कैसे है? स्प्रिंग से एग्जांपल लो, एक स्प्रिंग को एक एंड पे फिक्स कर दो, दूसरे एंड को पकड़ लो, तो जैसे ही उसको खींचोगे और छोड़ोगे, ध्यान देना, खींचोगे तो हमको एक्सटर्नल फील्ड यहां पे है, तो वहां रीस्टोरिंग फोर्स हम उसको ले जाना चाह रहे हैं उधर, यानी कि प्लस चार्ज को उधर ले जाना चाह रहे हैं और माइनस इधर आना चाह रहा है, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में प्लस और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। लेकिन कब तक ऐसा होगा? ऐसा तब तक होगा बाबू जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और के कारण लगा फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल ना हो जाए। यानी कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं बाहर से और उतना ही अगर इंटरनली वो लगाए, इंटरनली मतलब क्या, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। समझ आ रहा है बच्चों? तो बताओ, एकदम आराम से समझो, मजा आएगा। कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा तब तक डिस्प्लेस होता रहेगा, ये चार्जेस डिस्प्लेस होते रहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में तब तक जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल ना हो जाए। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? तो इंटरनल फील्ड के कारण लगा फोर्स। जैसे हम स्प्रिंग को खींचे, एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग इंटरनल फोर्स, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण रिस्टोरिंग फोर्स हो गई।
इंटरनल, अरे बोलो बोलो, इंटरनल फील्ड के कारण अपना उसका एक इंटरनल फील्ड है जिसके कारण। क्लियर हो गया? तो बताइए यहाँ पे फील्ड के डायरेक्शन में प्लस और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। दो तरह से समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ऐसे और बात तो ये है बाबू कि अंदर वाले जो चार्ज होंगे ये दो ठो को छोड़ के एक साइड प्लस एक साइड माइनस, और ये जो हो जाएगा यहाँ पे नेट चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा। अंदर में जो हम बाउंड्री किए हैं आपको दिख रहा होगा, ये जो बाउंड्री किए हैं हम, उस बाउंड्री के अंदर नेट चार्ज 0। सब समझा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। अगर स्विच ऑफ था, कोई फील्ड नहीं था, फील्ड नहीं था तो फोर्स नहीं लग रहा था। अगर ध्यान देना बच्चों, अगर स्विच ऑफ है तो फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं, जस का तस वैसे ही है। प्लस माइनस का सेंटर एक ही है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्लैब मींस टुकड़ा। लेकिन जैसे ही हम फील्ड क्रिएट कर दिए बच्चों, तो फील्ड क्रिएट करने के बाद क्या सिचुएशन बनेगा, ध्यान देना कि फील्ड क्रिएट करने के बाद फील्ड के डायरेक्शन में प्लस जाएगा, प्लस पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और माइनस पे फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस वाला माइनस को रिपेल करेगा तो माइनस पीछे आएगा, और प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा और माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो प्लस दूर गया। बोलो बोलो। तो अब बताओ कि प्लस माइनस 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 नेगलिफाई हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप सोचेंगे कि सर ये प्लस और ये माइनस क्यों कैंसिल नहीं हुआ? अरे भाई वो तो पोलराइज है, पोलराइज है ना, इंड्यूस हुआ है, पोलर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो वो तो प्लेट के कारण पोलराइज हुआ है। लेकिन बीच में जो नेट जो चार्ज होगा डेंसिटी वो 0 होगा। यानी फाइनल फिगर जो बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा। स्विच ऑन बैटरी, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। तो अब जो डाइलेक्ट्रिक का हाल रहेगा वो कैसा? तो यहां पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, राइट। तो अब बताइए यहाँ पे जो इंड्यूस हो रहा है चार्ज बाबू, उसका मैग्नीट्यूड अब सेम नहीं रहेगा। ये भी बहुत बड़ा बात है। यहाँ अगर प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू पी, यहाँ प्लस क्यू पी, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि कंडक्टर होता था तो कंडक्टर में चार्जेस के मूव करने की कैपेबिलिटी बहुत ही फास्ट होती थी, लेकिन इंसुलेटर में बेचारे का हालत खराब है। समझे ना? तो मतलब क्या कि पोलराइज हुआ, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आगे देखो, एक्सटर्नल को बाहर क्यों रिप्रेजेंट करें? क्योंकि अंदर में अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब उतना नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि पहले कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, क्योंकि जितना एक्सटर्नल उतना ही इंटरनल। एक्सटर्नल उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बीच में एक स्लैब आ गया है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर तब होता था, इक्वल तब होता था जब कंडक्टर रहता था। कब? जब कंडक्टर रहता था तब। लेकिन अब आ गया इंसुलेटर, तो पोलराइजेशन वहां पे सेम होता था, वहां पे चार्ज सेम इंड्यूस होता था मैग्नीट्यूड में, लेकिन यहाँ सेम मैग्नीट्यूड में इंडक्शन नहीं होगा। बोला बोला, यहाँ सेम मैग्नीट्यूड में इंडक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं करेगा। तो बताओ बच्चों कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ज्यादा है। चलो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो पोलराइज हो रहा है, वो कम है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर है, सेम मैग्नीट्यूड चार्ज का इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो बताइए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फिगर के नीचे लिखेंगे बाबू। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the dielectric slab is
इज ई इक्वल टू, फॉरवर्ड में ई नॉट है, बैकवर्ड में ईपी है, तो रिजल्टेंट आ गया ई नॉट माइनस ईपी। बहुत काम का चीज, अगले लेक्चर में भी ये काम देगा, लेकिन आ रहे हैं शुरू से, फिर से समझा रहे हैं, एकदम पानी पानी हो जाएगा। तो when डाइइलेक्ट्रिक, ऐसे लिखते हैं नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर क्यों, क्योंकि जितना ही ज्यादा इंसुलेटर रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो when नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक is present between, is placed कर देते हैं और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, is introduced मतलब inserted, is introduced between the plates of parallel plate capacitor then positive, ऐसे लिखते हैं, then negative charges is induced negative charges induced having unequal magnitude of charge, यानी QP is less than Q. Unequal magnitude of charge, negative charge induced having near to the positively charged plate, and positive charge induced near to negatively charged plate। बोल दे रहे हैं क्या लिखे हैं बच्चों, नीचे वाला बोल दे रहे हैं क्या लिखे हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या लिखे हैं, समझ में आ जाएगा। When non-polar dielectric is introduced between the plates of parallel plate capacitor, when non-polar dielectric is placed between the plates of parallel plate capacitor, then negative charges is induced having unequal magnitude of charge, negative charge induced having unequal magnitude of charge मतलब क्या कि Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा QP के मैग्नीट्यूड से। ये लिखे हैं, एकदम एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, समझा दिए इतना ज्यादा कि क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लिख भी दिए हैं कि QP लेस देन Q, मॉड भी लगा दे सकते हैं। नियर टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड नियर टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट and positive charge induced near to the negatively charged plate, positive charge induced near to the negatively charged plate। ये लिखे क्लियर। देखो बच्चों क्या क्या हो रहा है सब समझो। थ्योरी जो लिखे हैं वो लिखे हैं कि अगर हम नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग अगर रख देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, तो उसके नजदीक वाले जो सरफेस होगा, इंड होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के नजदीक, और पॉजिटिव इंड्यूस होगा नेगेटिवली चार्ज प्लेट के नजदीक। ये बात हम समझा दिए। क्यों? बहुत कारण बताएं कि प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस माइनस को रिपेल करेगा, तो माइनस आ जाएगा प्लस की तरफ और प्लस चला जाएगा माइनस की तरफ। या फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है।
क्यों ऐसा हुआ, क्यों डिस्प्लेसमेंट कब स्टॉप होगा? जब एक्सटर्नल फील्ड के कारण एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल फील्ड के कारण, वो समझा चुके हैं, वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब बताइए कि जो थ्योरी लिखे हैं एक बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा कि when non-polar dielectric is introduced between the plates of parallel plate capacitor, then negative charge is induced having unequal magnitude of charge near to the positive charge plate। मतलब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ पॉजिटिवली के नजदीक और पॉजिटिव डेवलप हुआ नेगेटिव के नजदीक। थ्योरी लिखा हुआ है, क्लियर हो गया होगा। नीचे क्या लिखा हुआ बोल देते हैं, एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड नियर टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये फिगर जब फील्ड में रखे हैं लेकिन फील्ड 0 है, वहां पे स्विच ऑफ है। बोलो बोलो, स्विच जब ऑफ है तो फील्ड क्या है बच्चों? बोलो, स्विच ऑफ तो फील्ड 0। ध्यान देना, स्विच ऑफ तो फील्ड 0, लेकिन फील्ड में ला दिए तो फील्ड में लाए तो माइनस इधर प्लस उधर, डिटेल में समझा दिए। और बीच वाला जितना भी चार्ज का डेंसिटी होगा कैंसिल कर देगा। जैसे ही कैंसिल करेगा तो बताइए, यहाँ पे निगेटिव बचा, यहाँ पे पॉजिटिव बचा। वो निगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इंडक्शन निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव है तो इंडक्शन पॉजिटिव। लेकिन कंडक्टर रहता तो सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज रहता, लेकिन इंसुलेटर है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा। क्लियर हो गया होगा? तो अब बताइए, बाहर में जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कंडक्टिंग के कारण है तो ज्यादा रहा होगा, इंसुलेटर है तो कम रहा होगा। क्लियर हो रहा होगा? इंसुलेटर कंडक्टर रहता तो उतना ही होता, कैंसिल हो जाता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। लेकिन चूंकि ये इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में फील्ड जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, पोलराइजेशन के कारण जो फील्ड होगा वो कम होगा, लेस होगा, तो रिजल्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आगे वाला फील्ड मान लो 10 न्यूटन पर कूलम है और पीछे वाला फील्ड 4 न्यूटन पर कूलम है, तो रिजल्टेंट 6 न्यूटन पर कूलम होगा। अरे बोलो बोलो, आगे कंडक्टर के कारण फील्ड और पीछे इंसुलेटर के कारण, पोलराइजेशन के कारण। तो बताइए, आगे में ज्यादा पीछे में कम, तो रिजल्टेंट फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया। अब देखो, यही तो बात है कि फील्ड डिक्रीज किया कि नहीं किया। अगर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्ट कर दिए तो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से था मान लो 10 न्यूटन पर कूलम, अब हो गया 6 न्यूटन पर कूलम। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज किया कि नहीं? बोलो, आगे में ज्यादा पीछे में कम, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया कि नहीं? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया कि नहीं किया? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया तो याद करो, ऐसा हम लाए थे फॉर्मूला कि इंट्रोड्यूस किए थे, इंसर्ट किए थे कोई मटेरियल इंसुलेटिंग, तो के इंक्रीज तो सी इंक्रीज, लेकिन के इंक्रीज तो फील्ड डिक्रीज। आज के लेक्चर का मेरा मेन उद्देश्य था कैपेसिटेंस को बढ़ाना, इंक्रीज कराना, जो आपके सामने है। तो जल्दी से लिख लीजिए, पूरा जल्दी से पूरा लिख लीजिए बच्चों, जल्दी हो गया। पढ़ते रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।